हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में। उम्मीद है आप सभी सकुशल होंगे और नियमित रूप से इन ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ आप लोगों को मिल रहा होगा। उम्मीद यही है कि आप इनको देख रहे होंगे। और देखिए, अपन बात कर रहे हैं भौगोलिक विचारधाराओं के पेपर की, जिसमें अपने अभी टॉपिक चल रहा है अपना उत्तर मध्यकालीन भूगोल, जिसमें अपन बात कर रहे हैं कि पुनर्जागरण काल में कौन कौन से मुख्य भूगोल वेता हुए। और इसी संदर्भ में अपन ने 3 भूगोल वेताओं की, एपियन, मुस्टर और क्लूवेरियस की बात कर ली थी। और कल अपन ने ओरेनियस के बारे में कुछ सामान्य बातें की थी कि इन्होंने क्या क्या भूगोल के संदर्भ में किया है। तो आज ओरेनियस के बारे में जो अपन ने बातें की थी उनको लिखते हैं और जो कुछ नई बात है उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग लगाइए, बर्नहार्ड वोरेनियस। तो वोरेनियस की अपन बात करते हैं। कल इनकी चर्चा जो की थी, पहले आप वो लिख लीजिए हेडिंग लगा के, फिर अपन इनकी आगे कुछ जो नई बातें हैं जिनके बारे में अपने कल चर्चा नहीं हो पाई थी उनकी बात करेंगे। तो लिखिए, बर्नहार्ड वोरेनियस का जन्म 1622 ईस्वी में 1622 ईस्वी में हैम्बर्ग के निकट एल्ब नदी के तट पर स्थित हिजेकर नामक स्थान पर हुआ। वोरेनियस एक युवा और प्रतिभावान भूगोल वेता थे, जिनको वर्तमान भूगोल के मुख्य संस्थापकों में से एक माना जाता है। इन्होंने 18 वर्ष की आयु में ही हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी से या हैम्बर्ग विश्वविद्यालय से दर्शन, गणित, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात शिक्षा
ग्रहण करने के पश्चात इन्होंने 3 वर्षों तक एम्स्टर्डम स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, लिख लिया तो अच्छी बात है। एम्स्टर्डम में एक निजी शिक्षक के रूप में कार्य किया और यहाँ पर कार्य करते समय या कार्य करते हुए इनकी रुचि भूगोल विषय में बढ़ती गई और यहाँ पर रहते हुए ही इनका संपर्क डच व्यापारियों से हुआ क्योंकि एम्स्टर्डम तत्कालीन समय का एक अति व्यस्ततम व्यापारिक केंद्र था और यहाँ पर बाहरी क्षेत्रों से व्यापारियों का आवागमन होते रहता था जो दक्षिणी पूर्वी एशिया जापान और प्रशांत महासागर के विभिन्न द्वीपों से संपर्क रखते थे और ये लोग अन्य क्षेत्रों के सामाजिक जीवन भौगोलिक दशाओं उत्पादों व्यापारिक वस्तुओं नगरों बंदरगाहों समाज संस्कृति आदि के बारे में जानने के लिए जिज्ञासु रहा करते थे और ऐसे लोगों के संपर्क का प्रभाव वारेनियस पर पड़ा
उनकी भूगोल में रुचि उनकी भूगोल में रुचि और ज़्यादा गहरी हुई ठीक है। आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखो। वोरेनियस एक जर्मन भूगोलवेता थे जिनको मध्यकाल का सर्वश्रेष्ठ भूगोलवेता माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ भूगोलवेता माना जाता है। इनका भूगोल में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने खगोल विद्या और मानचित्र कला के बारे में काफ़ी जानकारियाँ उपलब्ध करवाई और साथ ही में तत्कालीन समय में प्रचलित विभिन्न सिद्धांतों का इन्होंने समालोचनात्मक विश्लेषण भी किया और इन्होंने भूगोल को सर्वप्रथम 2 वर्गों में विभाजित किया जिसमें एक सामान्य भूगोल तथा दूसरा विशिष्ट भूगोल है। और यहीं से क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल का विकास शुरू हुआ। यहीं से क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल का विकास शुरू हुआ। इस प्रकार वोरेनियस को द्वैतवाद का जनक कहा जा सकता है। वोरेनियस ने भूगोल के संदर्भ में कुछ पुस्तकों की रचना की
जो इस प्रकार है। तो देखिए इन्होंने 2 ही पुस्तकें लिखी थी। पहली पुस्तक है जापान और श्याम का वर्णन, ठीक है, और दूसरी पुस्तक है इनकी सामान्य भूगोल। ठीक है, जिसमें इन्होंने जो श्याम शब्द उपयोग में लिया है, देखिए ये है थाईलैंड के लिए। किसके लिए? थाईलैंड के लिए। यहाँ नोट कर लेना, नहीं बाद में भूल जाओगे, समझ में नहीं आएगा कि श्याम क्या हो गया। ठीक है, तो जो पहली पुस्तक है इसमें इन्होंने क्या किया है कि जापान और थाईलैंड का भौगोलिक विवरण इसमें प्रस्तुत किया है। और बात करें दूसरी भूगोल की, तो दूसरी भूगोल जो सामान्य भूगोल के नाम से इन्होंने प्रकाशित की, ये 5 खंडों में प्रकाशित हुई। ठीक है, और ये 5 खंड कौन कौन से थे? पहला खंड है जिसमें जापान का वर्णन है, लिख लो साथ साथ में, 5 खंडों में प्रकाशित हुई। पहला खंड है जिसका नाम जापान का वर्णन। दूसरी है स्कॉट ओटन के द्वारा थाईलैंड के वर्णन, लिखना यहाँ श्याम ही है, श्याम के वर्णन का लैटिन भाषा में अनुवाद। ठीक है, तीसरा जो खंड है इसका वो है जापान के धर्मों पर एक निबंध, जापान के धर्म, रिलीजन्स में एक निबंध। और चौथा है अफ्रीका के धर्मों पर एक निबंध, या अफ्रीका के धर्मों पर लिखे गए लेखों का सार। और पांचवा खंड है श्याम पर एक लघु निबंध, मतलब थाईलैंड पर एक छोटा लेख। ये सारे 5 खंड है वो सामान्य भूगोल के रहे। हो गया? अब आप पैराग्राफ चेंज करके लिखो। वोरेनियस ने न केवल भूगोल के संदर्भ में विशेष कार्य ही किए, बल्कि इन्होंने भूगोल को परिभाषित भी किया। इन्होंने भूगोल को परिभाषित भी किया और भूगोल को परिभाषित करते हुए इन्होंने बताया कि, इन्वर्टेड कोमा में लिखना, भूगोल मिश्रित रूप में गणित मैथ्स का वह भाग है जो पृथ्वी की स्थिति तथा इस पर निर्भर भागों को स्पष्ट भी करता है
जिनमें आकृति, स्थान, परिमाण आदि प्रमुख है, ठीक है। परिभाषा समझ में आई? एक बार रीडिंग करो देखे, नहीं फिर मैं बताता हूँ। देखिए, इसने बताया कि भूगोल गणित का एक पार्ट है जो अकेले नहीं है, भूगोल के गणित के साथ जुड़ा हुआ है, मिश्रित रूप में दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो भूगोल गणित का एक पार्ट है जो पृथ्वी की स्थिति को बताता है कि पृथ्वी की आकार क्या है, आकृति कैसी है, इसके स्थान कैसे हैं, क्षेत्र कैसे हैं, इनका परिमाण क्या है, फैलाव क्या है, गतियाँ किस प्रकार की है, घूर्णन है, परिभ्रमण है, कैसी गतियाँ हैं। तो इन सारी के सारी जो बातें हैं, ये सारी इनके बारे में क्या करता है, भूगोल जानकारियाँ देता है, इनको बताता है। तो ये इन्होंने परिभाषा दी, ठीक है। आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखो। वोरेनियस ने विश्व भूगोल के बारे में भी गणितीय और खगोल विज्ञान संबंधी कई पक्षों के बारे में जानकारियां उपलब्ध करवाई, जिनको मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन भागों के अंतर्गत विभाजित करके समझा जा सकता है। अब ये तीन भाग कौन से हैं? तो पहली आप हेडिंग बनाओ, निरपेक्ष भाग। तो निरपेक्ष भाग में देखिए क्या है कि विश्व भूगोल के बारे में जो इन्होंने जानकारियाँ दी, इनको अपन ने तीन भागों में बांटा है। तो निरपेक्ष जो भाग के बारे में जो जानकारियाँ दी, इसमें मुख्य रूप से जैसे इसको पार्थिव भाग के नाम से या सार्वभौमिक भाग के नाम से या भौमिक के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। इसमें क्या बताया? इसमें इन्होंने पृथ्वी के विभिन्न स्वरूप, उनका विस्तार, भूमंडल पर जल का वितरण, भूमंडल पर स्थल का वितरण, स्थल भाग पर पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, इन सारी चीज़ों के साथ में वायुमंडल आदि का इन्होंने जो वर्णन किया है, उसको निरपेक्ष भाग में रखा गया है। तो लिख लो, निरपेक्ष भाग के अंतर्गत इन्होंने पृथ्वी, पृथ्वी के स्वरूप, पृथ्वी के स्वरूप, विस्तार, भूमंडल पर जलीय वितरण, स्थल वितरण, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, पर्वत,
पठार, मैदान, मरुस्थल, आदि के साथ साथ जलमंडल की विशेषताओं, जलमंडल की विशेषताओं और तथा वायुमंडल से संबंधित तथ्यों को बताया है। ठीक है। दूसरा लिखो सापेक्ष भाग या सापेक्षिक भाग। देखिए इसमें इन्होंने क्या है कि पृथ्वी का जो अन्य ग्रहों के साथ संबंध है, पृथ्वी की गतियां है, सूर्य और पृथ्वी के संबंध है, अक्षांश है, देशांतर है, जलवायु प्रदेश है, इन सारी चीज़ों का इन्होंने जो विवेचन है वो किसमें दिया है? सापेक्षिक भाग में दिया है। तो लिखो इसमें वॉरेनियस ने इस भाग के अंतर्गत मुख्य रूप से पृथ्वी के ग्रहीय संबंधों, इसकी गतियों सूर्य और पृथ्वी के संबंधों, अक्षांश और देशांतर तथा इनको ज्ञात करने के तरीकों, जलवायु, विभिन्न जलवायु प्रदेशों आदि के बारे में जानकारियां उपलब्ध करवाई है। ठीक है। और तीसरा है तुलनात्मक भाग। तुलनात्मक भाग में देखिए इन्होंने क्या किया है कि इसमें पृथ्वी के तल पर जो विभिन्न स्थान है उनकी तुलनात्मक स्थिति, उनकी भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों के विकास, महासागरों, सागरों, इनकी स्थिति, इसके अलावा भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी, इनके बारे में जानकारियाँ, और इसके अलावा जो अन्य जो क्षेत्र हैं उनमें कई क्षेत्रों के बीच में जो सापेक्षिक संबंध पाए जाते हैं उनका तुलनात्मक जो जानकारियाँ हैं उनके बारे में ये इन्होंने इसमें उपलब्ध करवाई है। तो लिख लो आप इसमें, इस भाग के अंतर्गत
इस भाग के अंतर्गत इन्होंने पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों के बारे में तुलनात्मक रूप से उनकी स्थिति, भौतिक संरचना, सांस्कृतिक संरचना, सागर, महासागर, आदि के बारे में विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अलावा भूमध्य सागर और फारस की खाड़ी के बारे में भी इन्होंने विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध करवाई है। ठीक है, तो अब अपना समय कक्षा का काफ़ी हो चुका है, तो आज अपन को यहीं विराम देना पड़ेगा। थोड़ा सा इसका पार्टीशन और रह गया है, तो उसको अपन कल देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इतने को एक बार नोट करके एक बार रीडिंग कर लें इसकी। काफ़ी महत्वपूर्ण भूगोलवेता है ये, तो इनको नज़रअंदाज ना करें। विशेष रूप से ये जो अपन अभी पढ़ रहे हैं पुनर्जागरण काल के भूगोलवेता, उनमें ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें कल करेंगे। धन्यवाद।